नमस्कार दोस्तों, सर्वकला स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 के लिए टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग बोर्ड पैटर्न 2024 के अकॉर्डिंग अपन ने संपूर्ण सिलेबस शुरू कर रखा है। तो ज़रूर आप हमारे इस क्लासेस से जुड़े, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को जोड़ें ताकि हमारे इस मिशन का फ़ायदा है प्रत्येक छात्र और छात्रा को पहुंचे। हमारा टारगेट है कक्षा 12 में बोर्ड परीक्षार्थी जो है उनके लिए ज्योग्राफी के अंदर 56 में से 56 अंक कैसे प्राप्त हो सकते हैं, इस प्रकार की तैयारी अपन कर रहे हैं। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भी तैयारी करेंगे। फिलहाल अपन संपूर्ण चैप्टर को यानी टोटल जो चैप्टर है उसको ऑल ओवर अपन देख रहे हैं। तो आज का अपना चैप्टर रहेगा प्राथमिक क्रियाएं। इससे पिछले वाले जो चैप्टर है उसकी चर्चा अपन ने कर ली है। तो जो चैप्टर एनसीईआरटी सिलेबस अकॉर्डिंग 2024 के अनुसार नहीं है उसको अपन ने छोड़ दिया है, क्योंकि जो चैप्टर हट गए हैं उनको मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, वही वीडियो बनाए जा रहे हैं जो आपके प्रेजेंट सिलेबस में है। ठीक है, तो आज का अपना चैप्टर रहेगा, अगला अध्याय जो है वो है आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में। और आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से आज का चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाओं की यदि अपन बात करेंगे, क्योंकि क्रियाएं वैसे आर्थिक क्रिया की बात करते हैं तो 4 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं और 12वीं के सिलेबस के अंदर 5 प्रकार की आर्थिक क्रिया, यानी चौथी आर्थिक क्रिया उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया रखा है। यानी हाई प्रोफाइल की जो सेवाएं होती है जिसमें पीएमओ कार्यालय क्षेत्र के होते हैं, बड़े साइंटिस्ट होते हैं, और अनुसंधान और खोज आईटी सेक्टर में अनुसंधान और खोज करने वाले होते हैं, उनको पंचम क्रियाकलाप में शामिल किया गया है। तो 5 प्रकार की वैसे आर्थिक क्रियाएं अपने हैं। तो आज अपन शुरू करें हैं प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं की चर्चा अपन करेंगे। सबसे पहले प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, पहला प्रश्न यही बनता है यहां से कि प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, जैसे वीडियो अपलोड होगा तो आप तक इसका नोटिफिकेशन अवश्य आ जाएगा। प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो इसका आंसर अपन सिंपल भाषा में लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे, वे क्रियाएं जो मानव प्रकृति के अधीन रहकर या प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए करता है। उपयोग करते हुए करता है, क्या कहलाती है? प्राथमिक क्रिया। कब होती थी? जैसे कि अपन बात करते हैं कि एग्जाम्पल इसका लें तो मुख्य रूप से 6 प्राथमिक क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। जैसे कृषि की बात की गई है, पशुचारण की बात इसमें की गई है, आखेट की बात इसमें की गई है, खनन की बात की गई है, मत्स्यन की बात की गई है, और अंत में हो गया अपना संग्रहण की बात की गई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 6 आर्थिक क्रियाओं की चर्चा की गई है। 6 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं। इसमें पूर्ण रूप से मनुष्य किस पर डिपेंड रहता है? प्रकृति पर डिपेंड रहता है। तो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने जीवन यापन को या अपनी आर्थिक क्रिया को संपन्न करता है। तो क्रियाएं किसमें संपन्न हो जाती है, शामिल होती है? प्राथमिक क्रियाओं में शामिल हो जाती है। अब प्राथमिक क्रियाएं यदि अपन बात करें कि प्राथमिक क्रियाएं किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से संपन्न होती है, ठीक है ना। तो प्राथमिक क्रियाओं के प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो यहां यदि प्रमुख क्षेत्र की अपन बात करते हैं तो यहां पे अपन चर्चा करेंगे
विशेषकर विश्व के अति शीत प्रदेश में लोग पूर्णतः प्राथमिक क्रियाओं पर संलग्न है। अति उष्ण प्रदेश जो है, इस भाग में भी लोग प्राथमिक क्रियाओं पर डिपेंड है। भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है, वहां पर भी लोग प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर है। और मरुस्थलीय क्षेत्र आदि, यहां मुख्य रूप से यह ऐसे प्रदेश है जहां पे लोग प्रमुख रूप से किस पर, प्राथमिक क्रियाओं पर डिपेंड करते हैं। महत्वपूर्ण बाकी क्रियाओं में, क्षेत्रों में जहां खनन होता है वहां अन्य द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप भी खूब होते होंगे, लेकिन ये प्रदेश है, यहाँ आदिम जनजाति निवास करती है, तो लोगों का प्रमुख व्यवसाय यहाँ पे क्या है, प्राथमिक क्रियाएं व्यवसाय है। अगला बिंदु है प्रारंभिक समय में। प्रारंभिक समय में मानव का जीवन निर्वाह का प्रमुख आधार क्या था? तो प्रारंभिक समय मनुष्य का जीवन निर्वाह का आधार प्रमुख क्या होता था? तो यहां पे जब मनुष्य आदिम था ना, तो उस समय प्रारंभिक समय में मानव आदिम जीवन यापन करता था। आदिम जीवन यापन करता था। तब आखेट व संग्रहण, दो ही क्रियाएं उसके पास में होती थी। आखेट व संग्रहण जीवन निर्वाह का माध्यम था। कौन सी दो क्रियाएं? आखेट और संग्रहण। कंदमूल फल इकट्ठा करता था जंगलों से और जानवरों का शिकार करता था और मुख्य रूप से अपना जीवन यापन करता था। यही दोनों क्रियाएं सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन। जो जो प्रश्न बन रहे हैं सारे लिख रहा हूं मैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे प्राचीन आर्थिक क्रियाएं कौन सी है? तो इसकी बात आती है, सबसे प्राचीन आर्थिक क्रियाओं की अपन बात करें तो उत्तर हो जाता है शिकार करता था मनुष्य और कंदमूल फल का संग्रह करता था। तो कंदमूल फल का संग्रह और शिकार, ये दोनों सबसे प्राचीन आर्थिक क्रियाओं में शामिल की जाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना है, विश्व के प्रमुख आखेट क्षेत्र कौन से है? तो इसके बारे में संपूर्ण विश्व में के प्रमुख दो आखेट क्षेत्र कौन से है? तो इसके बारे में अपन लिखें तो विश्व के प्रमुख दो आखेट क्षेत्र है। कितने? दो। विश्व के में प्रमुख आखेट क्षेत्र दो है। कौन कौन से वो दो है? एक तो है निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश, और दूसरा है उच्च अक्षांश। अब निम्न अक्षांश में तो आ गया भूमध्य रेखीय प्रदेश, ठीक है ना, और दूसरा आ गया उच्च अक्षांश वाला क्षेत्र। तो इसमें तो आ गया अपना
निम्न अक्षांश में भूमध्य रेखीय वन, एक तो आ गया अपना भूमध्य रेखीय वन, अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय, इसको बाद में लिखते हैं, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, और एक हो गया अपना ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया आदि। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने निम्न अक्षांश। उच्च अक्षांश की बात कर लें, दूसरा है उच्च अक्षांश। अब उच्च अक्षांश में कौन कौन से अपन लिखेंगे यहाँ पे, तो उत्तरी साइबेरिया आ गया अपना। यहाँ पे मुख्य रूप से लोग क्या करते हैं, आखेट और भोजन संग्रह पर डिपेंड है। उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, यानी इसमें साइबेरिया वाला प्रदेश शामिल होता है। उत्तरी यूरेशिया उच्च अक्षांश के अंदर, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली व दक्षिणी चिली, ये प्रमुख प्रदेश है जहां मुख्य रूप से क्या किया जाता है, आखेट किया जाता है। और जीवन यापन करने के लिए मुख्य रूप से शिकार लोग करते हैं और भोजन संग्रह करते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, चिक्कल किसे कहते हैं? तो चिक्कल की बात आती है, तो चिक्कल क्या होता है? च्युइंगम अपन को चूसने के बाद शेष बचा भाग चिक्कल कहलाता है। यानी च्युइंगम अपन खाते हैं और उसको चूस लिया अपन ने, तो उसके बाद में जो रबड़ की तरह लस-लसा पदार्थ सा जो बचता है उसको अपन क्या कहते हैं? चिक्कल कहते हैं। जो जेपोटा पेड़ के दूध से बनता है, जो जेपोटा वृक्ष के दूध से तैयार किया जाता है, उसको अपन चिक्कल के नाम से पुकारते हैं। आ जाओगे। अगला प्रश्न है अपना पशुचारण। तो जहां पे आखेट और संग्रह है उसके साथ साथ में अपन देखेंगे कि विश्व में पशुचारण कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है पशुओं पर डिपेंड करते हैं और पशुओं को इधर उधर ले घूमते हैं, उन्हीं से अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं। ये भी एक प्राथमिक क्रिया का अभिन्न अंग है। तो विश्व में पशुचारण किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? अब विश्व के पशुचारण की बात आई कि विश्व में कौन से ऐसे प्रदेश है जहां पे पशुचारण है वो किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र है जहां पे लोग पशुचारण के लिए
डिपेंड है। तो मुख्य रूप से यह दो प्रकार का होता है। थोड़ा मानचित्र का सहयोग अपन लेंगे। इससे पहले अपन देख रहे थे निर्वाह संग्रहण क्षेत्र, जो संग्रहण क्षेत्र भोजन संग्रह वाला जो था ना प्राथमिक क्रिया, उसकी अपन बात करेंगे। तो इसमें एक मानचित्र अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिसकी अपन ने बात की थी संग्रहण क्षेत्र। देखो थोड़ा सा मैप से थोड़ा सा और इजीली उसको क्लियर कर लेते हैं, अपने बुक में दिया हुआ है ये। विश्व के प्रमुख संग्रहण क्षेत्र, यानी भोजन संग्रह, खेड और भोजन संग्रह के ऐसे कौन से क्षेत्र है जो संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। तो संपूर्ण विश्व के अपन कहाँ कहाँ देखा अपन ने, उत्तरी कन्नाडा। तो ये वाला जो भाग आ गया वो कौन सा आ गया, ये उत्तरी कन्नाडा वाला क्षेत्र। तो मुख्य रूप से यह उत्तरी कन्नाडा जो है, इसमें लोग भोजन संग्रह पर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे जनजातियाँ रहती है। जैसे एक जनजाति इस प्रदेश में निवास करती है जिसका नाम है एस्किमो। उसके कई नाम है, जैसे चुकची है, याकूत है, एस्किमो है, वो जनजातियाँ। ये उत्तरी साइबेरिया, यूरेशिया का ये उत्तरी साइबेरिया वाला क्षेत्र आ गया अपना, ठीक है ना, ये उत्तरी साइबेरिया आ गया। तो यहाँ पे भी लोग पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड है, संग्रहण पर डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी एशिया ये आ गया। देखो इसमें भारत का पूर्वी राज्य जो पहाड़ी क्षेत्र है वो भी शामिल है, ठीक है ना। इसके अलावा हिंद चीन वाला जो भाग है वो भी शामिल है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है। उसके बाद में ये आ गया अपना अफ्रीका वाला क्षेत्र। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है उसका पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र है। घाना और गिनी वाला जो क्षेत्र अपन कह सकते हैं, गिनी तट वाला क्षेत्र। तो इस भाग में मुख्य रूप से लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, संग्रहण है, ठीक है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका का यह भाग, यहाँ पे अमेजन वन पाए जाते हैं। अमेजन नदी प्रवाहित होती है और उसका प्रवाह जो क्षेत्र है उसमें अमेजन के घने जंगल पाए जाते हैं। और पृथ्वी के फेफड़े इन्हीं वनों को कहा जाता है, इसी भाग में है वो। तो यहाँ पर भी मुख्य रूप से जंगलों के अंदर आदिम जनजातियाँ रहती है जिनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, पशुचारण है, ठीक है। उसके अलावा अपन बात कर रहे थे इसके अंदर कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का ये पश्चिमी और उत्तरी जो भाग है मुख्य रूप से ये सारा का सारा जंगली क्षेत्र है। तो यहाँ भी लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, संग्रहण है, ठीक है। ये कुछ द्वीप समूह है जिनमें मुख्य रूप से लोग संग्रहण का कार्य करते हैं। तो ये विश्व के अंदर कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे लोग पूर्ण रूप से अब किस पर डिपेंड है, भोजन संग्रह पर डिपेंड है, आखेट पर डिपेंड है और भोजन संग्रह से अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन अगला बिंदु, पशुचारण। पहले ये देखेंगे पशुचारण के प्रकार कौन कौन से, उसके बाद में उसके अलग अलग क्षेत्र देखेंगे अपने। पशुचारण को कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भाग है पशुचारण के, मुख्य रूप से इसके दो भाग है। कितने भाग हैं, दो भाग है। एक का नाम है चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण, और दूसरे का भाग है नाम है वाणिज्यिक पशुचारण। तो इसके कितने भाग हैं, दो भाग है, ठीक है। तो मुख्य रूप से चलवासी पशुचारण को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक तो चलवासी पशुचारण और एक है वाणिज्यिक पशुचारण। अब किन किन प्रदेशों में कौन कौन से पशु पालते हैं यदि अपन देखेंगे तो जो उष्णकटिबंधीय भाग है, उष्णकटिबंधीय भाग में कौन से पशु पाले जाते हैं, उसमें भी
अफ्रीका में प्रमुख पशु पाले जाते हैं कौन से? तो कौन से हैं? मुख्य रूप से इस भाग में गाय और प्रमुख पशु में गाय बैल का पालन करते हैं। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में क्या पालते हैं? मुख्य रूप से गाय और बैल। ठीक है, इनका पालन किया जाता है। इसके अलावा अपन देखते हैं अगला क्षेत्र है अपना सहारा और एशिया के मरुस्थलों में। तो अगला प्रश्न हो गया सहारा व एशिया के मरुस्थलों में कौन से पशु पाले जाते हैं? कौन से पशु पाले जाते हैं? तो यहाँ अपन कौन कौन से पशु पालते हैं? तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो पशु पालते हैं उनमें है उत्तर क्या हो जाएगा? एशिया और सहारा का रेगिस्तान कहाँ पे है? अफ्रीका में। सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका में। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से कौन से पशु पालते हैं? भेड़, बकरी। भेड़ बकरी जो है और रेगिस्तान में सबसे महत्वपूर्ण है ऊंट आदि पशुधन पाले जाते हैं। पता होना चाहिए किस क्षेत्र में कौन से पशु पाले जाते हैं। तो ये जो रेगिस्तानी प्रदेश है उसमें यही पशु है जो लंबा जीवन यापन कर सकते हैं, थोड़े बिना पानी के लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु को सहन कर सकते हैं। तो यही पशु है जिनको मुख्य रूप से इस प्रदेश में पाला जाता है। अब जैसे ठंडे प्रदेश यानी उत्तरी वाला जो शीत प्रदेश जो है मुख्य रूप से उसमें कौन से पशु पाले जाते हैं? तो शीत आर्कटिक और उपध्रुवीय प्रदेश में। प्रश्न है यहाँ पे अपनी किताब में आर्कटिक व उपध्रुवीय प्रदेश में। आर्कटिक व उपध्रुवीय प्रदेश में कौन से पशु पाले जाते हैं? तो ठंडे प्रदेश की बात आती है तो इसमें पशुओं की चर्चा अपन करें तो इस भाग में मुख्य रूप से देखो ठंडे प्रदेश भी यहाँ पे भारत का संदर्भ लेंगे। जब अपन भारत का संदर्भ लेंगे जैसे अपना तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, हिमालय का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे याक पाला जाता है। ठंडे प्रदेश की बात करें तो हिमालय क्षेत्र और तिब्बत वाला क्षेत्र में यहाँ क्या पालते हैं? याक पाला जाता है। और दूसरा जो आर्कटिक प्रदेश और उपध्रुवीय प्रदेश है उसके अंदर आर्कटिक वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर आर्कटिक भाग में मुख्य रूप से यहाँ क्या पालते हैं? रेंडियर पाला जाता है। यहाँ पे मुख्य रूप से ध्रुवीय प्रदेश में रेंडियर पालते हैं और अपना जो क्षेत्र है तिब्बत वाला यहाँ पे याक पाला जाता है जिसको अपन सुरागाय भी कहते हैं। एक और है यहाँ पे याक व लामा भी शब्द आ रहा है। ये दोनों मुख्य रूप से इस भाग में पाले जाते हैं। और आर्कटिक प्रदेश में क्या पाला जाता है? रेंडियर प्रमुख पालतू जानवर के रूप में है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं कि चलवासी पशुचारण यानी एक में क्या करते हैं लोग? चलवासी पशुचारण में इसको अपन थोड़ा सा समझ ही लें कि चलवासी पशुचारण क्या है। तो चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं? अब बेसिकली बात है नाम से इसका उत्तर आ जाता है कि जब सिंपल सी बात है, सिंपल सा उत्तर है कि जब पशुपालक अपने
पशुओं के अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हो। उसे क्या कहते हैं? जलवासी। क्या क्या होता है कि संपूर्ण क्षेत्र जो है उसमें भाई पशुचारण वहां पे हो रहा है तो अच्छी वर्षा वहां पे होती है, अच्छा मैदान होता है तो लोग पशुचारण क्यों करते हैं? तो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे कुछ समय थोड़ी बहुत वर्षा होती है, कुछ घासें उग जाती है, तो वहां पे वो लोग अपना प्रमुख व्यवसाय क्या है वो कृषि कर नहीं पाते हैं तो पशुचारण करते हैं। तो ये लोग विशेषकर मरुस्थलीय प्रदेश हो सकते हैं, ठंडे प्रदेश हो सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र हो सकते हैं, जहाँ पे इन कठिन जलवायु वाले क्षेत्रों में और थोड़ी सी उबड़ खाबड़ धरातलीय जो विशेषताएं होती है उन भागों में मुख्य रूप से ये व्यवसाय होता है। तो लोग एक स्थान पर जैसे घास खत्म हो जाती है तो अपने पशुओं को लेकर नए स्थान पे चले जाते हैं। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है, उसका भी एक प्रश्न अपन बना लेते हैं। उसको बोलते हैं ऋतु प्रवास। क्या बोलते हैं? ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? तो इसका सिंपल सा उत्तर क्या लिखेंगे अपन? इसका उत्तर अपन लिख देंगे जब पशुचारक ऋतु परिवर्तन के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को लेकर प्रवास करते हो तो ये क्रिया क्या कहलाती है? ऋतु प्रवास कहलाती है। उदाहरण देखेंगे अपन। ऋतु प्रवास कहलाती है। जैसे हिमालय प्रदेश की अपन बात करते हैं तो हिमालय प्रदेश में रहने वाले गुज्जर बकरवाल जो भोटिया समुदाय के लोग हैं वो, यानी हिमालय में शीत ऋतु के समय पशुचारक निचली घाटियों में आ जाते हैं। यानी पशु अपने पशुओं को लेकर क्या आ जाते हैं? निचली घाटियों में। वह ग्रीष्म काल में वापिस ऊपरी भागों में चले जाते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? ऋतु प्रवास। यह विशेषकर उदाहरण किसका लिया अपने? हिमालय में निवास करने वाले पशुचारकों का। अब हिमालय प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से कई जातियां रहती है, कई पशुचारक रहते हैं, उनको अपन कहते हैं। तो हिमालय में कौन कौन सी पशुचारक जातियां रहती है? जैसे गुज्जर, ये हिमालय क्षेत्र में पशुचारण करने वाली प्रमुख जातियां हैं। बकरवाल, भोटिया, गद्दी समुदाय। ये समुदाय कौन से हैं? जो हिमालय में मुख्य रूप से क्या करते हैं? पशुचारण करते हैं और ये ऋतु प्रवास करते हैं। एक दूसरा उदाहरण ऋतु प्रवास का अपन दूसरा लें। यदि सेकेंड एग्जाम्पल अपन लेंगे तो क्या देखेंगे? यानी जैसे शीत ऋतु शुरू होती है, शीत ऋतु में
टुंड्रा से टैगा की ओर वह जैसे ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है, ग्रीष्म ऋतु में टैगा से टुंड्रा की ओर प्रवास। अब ये भी एक ऋतु प्रवास है, यानी ये जैसे ही ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है तो टैगा से टुंड्रा की ओर प्रवास कराते हैं, और जैसे ही शीतकाल शुरू होता है तो टुंड्रा से वापस टैगा की ओर आ जाते हैं, और ग्रीष्मकाल में टैगा से वापस टुंड्रा की ओर चले जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं। क्या नाम है इसका? ऋतु प्रवास के नाम से इसको पुकारा जाता है। अब आगे अपन देखेंगे कि चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो चलवासी पशुचारण जो है उसकी और अपन चर्चा जारी रखेंगे। थोड़ी सी शेड्यूल व्यस्त होने के कारण फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अपन, क्योंकि कुछ साथी लोग मिलने के लिए आए हुए हैं, हमारे स्टाफ के साथी। तो मुझे खेद है कि ये वीडियो पूरा नहीं बन पा रहा है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, इसी चैप्टर को पुनः जहाँ से अपन ने छोड़ा वहीं से स्टार्ट करेंगे। बड़े एक अच्छी विधि के साथ में, अच्छे सिलेबस के साथ में अपन चर्चा करेंगे। तो आप जुड़े रहे हमारे इसे यूट्यूब चैनल से, आप देखते रहिए सर्वा क्लासेज।